हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोबारा से 12th क्लास के लिए नए वीडियो आई है। तो इस वीडियो में भी हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। अलग अलग सेक्शन वाइज मैं आपको वीडियो में क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, प्रश्नोत्तर दे रहा हूँ। तो आप अलग अलग चैप्टर वाइज देखते जाइए। ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो नए ब्लूप्रिंट के आधार पर ही दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसलिए आप टेंशन न लीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर ही दिए जाएंगे। तो 10th-12th वाले वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर देखना ना भूलिए, ठीक है। तो इसमें सब कुछ ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में प्लेलिस्ट दी गई है सब्जेक्ट वाइज, आप नीचे जाकर देख सकते हैं। और 10th-12th वालों की सीरीज़ स्टार्ट होगी 12 दिसंबर से, मैथ के खुद सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन पूरा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे भाषा बोध और काव्य बोध के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें है पहला क्वेश्चन आता है भाषा बोध से, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। जैसे आप कहीं भी रहते हैं, क्षेत्रीय शब्द मतलब लोकल, जो लोकल शब्द भाषा जो बोली जाती है उनको बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा झोला, चूड़ी, डिबिया, थैला, लुटिया, लोटा, सांकर, ऐसे जो भी आप बोलते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय शब्द बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है तकनीकी शब्द, उदाहरण सहित समझाइए। जब किसी विशेष विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए होता है तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने गणित में बोलते हो आप वृत्त, सर्कल, है ना, रेखा, ये सब क्या होते हैं, तकनीकी शब्द होते हैं। भौतिक विज्ञान में कौन कौन से हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, वेग, त्वरण, आवृत्ति, धार्मिक कर्मकांड में यज्ञ, जप, आसन, कर्म। तो इस टाइप के क्या बोलते हैं, इनको सब क्या बोलते हैं, तकनीकी शब्द, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेक्निकल वर्ड। ओके बच्चों, अगला प्रश्न आता है राजभाषा किसे कहते हैं, भारत की राजभाषा कौन सी है और राजभाषा की विशेषताएं। ये सब नहीं पूछा जाएगा, इनमें से कुछ एक चीज पूछी जाएगी 2 नंबर में। तो राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा, भारतीय संघ की भाषा। भारत का संविधान बनाते समय हिंदी को राजभाषा माना गया था, ठीक है। तो 7 राज्यों में हिंदी भाषा है, शेष राज्यों में अपनी अपनी प्रदेशों की भाषाएं हैं, ठीक है। तो राजभाषा बनाने के लिए सरकारी कामकाज इसी भाषा में होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम, कार्य के निर्णय, रेडियो, दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, भारत की राजभाषा कौन सी बच्चों, हिंदी है, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ है इसमें। अब विशेषता क्या क्या होती हैं, राजभाषा किसी भी देश के राज्य की कामकाज की भाषा होती है। राजभाषा की मान्यता मिलने से उस भाषा का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है नया क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया, ठीक है। तो ये आपके सामने आंसर लिखा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम, शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उसकी परिभाषा लिखिए। शब्द युग्म का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, जोड़े से बनते नहीं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हानि लाभ, इनको क्या कहते हैं, हम शब्द युग्म कहते हैं। ये आपके सामने परिभाषा लिखी हुई है, आप इनको देख सकते हैं, उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत हैं। अगला आता है शब्द युग्म के प्रकार बताना है। ये शब्द युग्म थे, ये प्रकार हैं 1 2 3 4 5 6, अकेला प्रकार भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विपरीतार्थक शब्द युग्म क्या होते हैं, विपरीत समझिए ना, जैसे उदाहरण जीवन मरण है, आकाश पाताल है, नवीन ऊपर नीचे वाला, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, विपरीतात्मक शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका अगला प्रश्न है, 2 नंबर में पूछा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, ये आपको करना है। इसके बाद बात करते हैं संक्षेपण की विशेषता अथवा गुण बताइए। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको करना चाहो तो कर लेना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों एक्स्ट्रा है, करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। इसके बाद मिट्टी से निर्मित वस्तुओं का विज्ञापन बनाना है। आपको देखो ये दिख रहा है पर आपको इतना बनाना नहीं है, बस आपको क्या करना है, एक ऐसा बॉक्स बना दीजिए, फ्री के नंबर जैसे होता है, आप बस इसको कर लेना। तो आपको ये लिख देना, लुप्त होती जा रही मिट्टी की कारीगरी, अब नहीं मिलती कुल्हड़ की सौंधी सौंधी खुशबू। ऐसे आपको प्रचार जैसा बना देना, या आप अपने मन से भी कोई भी मिट्टी के बर्तन का
कोई टैगलाइन जैसी लिख सकते हैं। देश की मिट्टी देश की खुशबू, ऐसा बनाकर बीच में कुछ अपने मन से कोई भी मिट्टी के 1-2 बर्तन आपको डायग्राम बना देना है, ठीक है ना। चलिए अगला है, क्रिकेट खेलने के ऊपर 2 मित्रों के मध्य संभावित संवाद लिखिए। मतलब आपको बातचीत लिखनी है, जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ क्रिकेट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कैसे बातें करते हैं, ये आपको अपने हिसाब से लिख देना है, ठीक है ना। चलो अगला बात करते हैं हम, अनुच्छेद लेखन से आप क्या समझते हैं। अनुच्छेद लेखन को परिभाषित कीजिए। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, क्या बोलते हैं, जैसे आप सुना होगा इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हैं, अनुच्छेद को क्या बोलते हैं बच्चों, पैराग्राफ। तो क्या होता है ये आपके सामने लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो बात करते हैं भाव पल्लवन क्या होता है। भाव पल्लवन किसे कहते हैं, इसे किस और नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये इसका आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। भाव पल्लवन को भाव विस्तार कहते हैं, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं आप, ये समझ, ठीक है ना। तो साहित्य समाज का दर्पण, अब ये आपके भाव पल्लवन आ रहे हैं। भाव पल्लवन मतलब कोई एक शब्द लिखा आएगा, जैसे मैंने लिखा साहित्य समाज का दर्पण है, ये एक हो गया सेंटेंस, मतलब वाक्य टाइप का हो गया। अब इससे संबंधित आपको कुछ लाइनें लिखनी पड़ेंगी, करीबन 70 से 80 वर्ड लिखनी पड़ेंगे आपको इससे रिलेटेड। क्या, साहित्य समाज का दर्पण है। तो साहित्य एवं समाज का घनिष्ठ संबंध है, समाज के धरातल पर ही साहित्य की रचना होती है। ये सब आपको अपने मन से कुछ लाइनें लिखनी है। जैसे दूर के डोल सुहावनी होती हैं, ये आपसे कहा जाएगा। तो दूर के डोल सुहावनी का मतलब जो दूर की बातें तो अच्छी लगती हैं, पास की बातें, ठीक है, मतलब जो दूर की चीज़ होती है वो आपको काफ़ी आकर्षित करती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में नज़दीक से कुछ और होता है। तो वही चीज़ है, इसके ऊपर आपको लिखना है। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, नहीं तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। अगला आता है, ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता है। सिंपल सा है कि ईश्वर का ना तो धर्म होता है ना ही जाति होती है। इस बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी पड़ेंगी। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, मतलब जो बैर होता है वो क्रोध का क्या होता है, अचार होता है, ठीक है। इसके बाद नया आता है, संक्षेपण किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है। तो संक्षेपण का सामान्य अर्थ होता है संक्षेप में कहना, शॉर्ट में कहना, किसी विस्तृत अवतरण से अप्रासंगिक अनावश्यक बातों को हटाकर लगभग 1/3 शब्दों में उसकी आवश्यकता एवं प्रधान बातों को व्यक्त कर देना संक्षेपण कहलाता है। मतलब जैसे आपने बहुत बड़ी, आपसे कुछ पूछा गया तो जैसा क्वेश्चन पूछा गया वैसा ही आंसर देना, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना, पॉइंट टू पॉइंट बात करने को ही क्या कहा जाता है, संक्षेपण कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद लेखन की। तो ये आपकी भारतीय संस्कृति के ऊपर है, ठीक है। ये आपके सामने निबंध के अथवा में आ सकता है ये क्वेश्चन। बात बच्चों ध्यान से सुनना, निबंध के अथवा में अनुच्छेद लिखने के लिए आ सकता है, तो आप इसको जरूर करेंगे, ठीक है, जिसमें भारतीय संस्कृति वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है ग्लोबल वार्मिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ग्लोबल वार्मिंग और जो मैंने प्रदूषण का निबंध बताया है उससे रिलेटेड भी कर सकते हैं। अगर प्रदूषण निबंध आता है तो उसमें आप ये भी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हल्का सा बता सकते हैं। नारी शिक्षा का महत्व, तो ये नारी शिक्षा के महत्व का क्या रिलेटेड है ये आप लिखना है। अब बात हम करते हैं काव्य बोध की। तो महाकाव्य खंड काव्य में क्या अंतर है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आ ही जाएगा, ठीक है। तो महाकाव्य खंड काव्य के कवि के नाम भी लिखे हुए हैं। इसके बाद महाकाव्य किसे कहते हैं, उसके 2 लक्षण भी लिखनी है। तो महाकाव्य क्या क्या होता है, उसके लक्षण ये लिखे हुए हैं आपके सामने। स्थायी भाव और संचारी भाव, ये थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। संचारी भाव में अंतर बच्चों, अंतर लिखना है, ठीक है। स्थायी भाव, तो अंतर लिखना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताने हैं। ये कुल 10 भेद लिखे हुए हैं इसमें, तो रस की परिभाषा भी आपको लिखनी है। शांत रस की परिभाषा, उसका उदाहरण लिखना है। 2 या 3 नंबर में आता है, आपको भाषा लिखनी होगी उसकी और उदाहरण लिखना होगा। शांत, वैसे बहुत सारे रस हैं देखो आपके सामने, पर नॉर्मली आपको शांत रस की परिभाषा करनी है, ये क्योंकि शांत रस की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलंकार की परिभाषा एवं प्रकार, तो अलंकार की परिभाषा लिखी हुई है और क्या कहते हैं इसके प्रकार भी लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है सांग रूपक अलंकार की परिभाषा, उदाहरण लिखा हुआ है।
व्यतिरेक की परिभाषा और उसका उदाहरण भी लिखा हुआ है। स्पष्टीकरण आप बेशक ना करें, ठीक है बच्चों। संधि अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। छंद किसे कहते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक छंद लिखना है आपको। सोरठा छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखा हुआ है। कवच छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखा हुआ है। सवैया छंद और इसमें आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके भेद बताना है। बिंब के मूलभूत तत्व बताना है, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। एक क्वेश्चन और बचा है अच्छा, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि शब्द गुण किसे कहते हैं, या काव्य में गुण कितने प्रकार के होते हैं। एक ही बात है, ठीक है। काव्य में गुण या शब्द गुण एक ही बात होती है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये खत्म क्वेश्चन होते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल को बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।